कराची गैंग वार और उनके घिनौने किरदार किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इन्हीं नामों में से एक नाम रहमान डकैत का भी है, जिसने भत्ते और मनशियात से कमाई के ऐसे रिकॉर्ड कायम किए कि ईरान तक जायदादें बना दी। इनकी कहानियां अंडरवर्ल्ड से लेकर सियासी उफक तक हर एक की जुबान पर मौजूद हैं। बीबीसी उर्दू के मुसन्निफ जाफर रिजवी ने कराची की गैंगवार पर रोशनी डालते हुए बताया कि कराची अंडरवर्ल्ड का डॉन रहमान डकैत ये ऐसे किरदार की कहानी है जिसने आंख तो शहर के पसमानदा इलाके में खोली, मगर लियारी गैंगवार के इस क्राइम लॉर्ड की पहुंच पुलिस और फौज के खुफिया इदारों के आला अफसरान तक ही नहीं बल्कि मुल्क के सदर तक भी रही। 18 जून 2006 को कोयटा से जिंदा हालत में अपनी आखिरी मगर सरकारी तौर पर कभी जाहिर न की जाने वाली गिरफ्तारी के बाद खुद रहमान बलोच ने तफ्तीशी हुक्काम के सामने अपनी मां को कत्ल करने समेत 79 वारदातों में मुलविस होने के सनसनीखेज इंकशाफात किए थे। बीबीसी को दस्तयाब सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अब्दुल रहमान यानी रहमान डकैत का जन्म 1976 में दाद मोहम्मद उर्फ दादल के घर हुआ। रहमान के वालिद का ताल्लुक ईरान के सूबे सिस्तान के बलोच अक्सियती इलाके आशार और वालदा का ताल्लुक सरबाज से था। ये खानदान बलोचिस्तान के इलाके हब में भी आबाद रहा, मगर रहमान की पैदाइश के वक्त दाद मोहम्मद लियारी के इलाके कलाकोट में वाक़े दादल हाउस के रिहायशी थे। रहमान दादल की दूसरी जोजा के बतन से थे। रहमान के एक फर्स्ट कजन ने बीबीसी को बताया कि रहमान के वालिद के 4 भाई थे, दाद मोहम्मद यानी दादल, शेर मोहम्मद यानी शेरू, बैक मोहम्मद उर्फ बैकल और ताज मोहम्मद सभी जराइम पेशा थे। मगर ऐसे माहौल और इस खानदानी पस मंजर में आंख खोलने के बावजूद भी पहले तो रहमान बलोच को स्कूल का रास्ता दिखाया गया, फिर उसे कराची कैंट के करीब वाक़े ट्रेंटी प्राइवेट स्कूल भेजा गया, मगर सिर्फ 6ठी जमात तक पढ़ सके, फिर आवारा गर्दी का शिकार हो गए। पुलिस के मुताबिक 1992 में मनशियात के धंधे में रहमान का झगड़ा मनशियात के 2 सप्लायर्स नदीम अमीन और उसके साथी नन्नू से हो गया। रहमान और आरिफ ने नदीम और नन्नू दोनों को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। ये रहमान के हाथों कत्ल की पहली वारदात थी और इस मुकदमे में भी वो और आरिफ मफरूर रहे। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 1995 में नीम फौजी इदारे रेंजर्स ने रहमान और उसके साथियों अली ईरानी और हनीफ को नाजायज असलहा और मनशियात रखने के इल्जाम में गोलीमार से गिरफ्तार कर लिया। 2 हफ्ते बाद उन्हें औरंगी टाउन पुलिस के हवाले किया गया। इस मुकदमे में रहमान 2.5 साल तक जेल में बी क्लास कैदी रहा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून 1997 को रहमान बलोच को कराची सेंट्रल जेल से लियारी के करीब ही वाक़े सिटी कोर्ट लाया गया। यहाँ 2 पुलिस एहलकार ASI इंतजार हुसैन और कांस्टेबल निसार अहमद रहमान डकैत की निगरानी पर मामूर थे, मगर वो दोनों को चकमा देकर फरार हो गया और बलोचिस्तान के इलाके हब जा पहुंचा। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक रहमान ने फरजाना, शहनाज और सायरा बानो नामी 3 खवातीन से अलहदा अदवार में शादियां भी की और मुख्तलिफ बरसों में उनके 13 बच्चे पैदा हुए। सन 2006 तक रहमान कराची और बलोचिस्तान के कई इलाकों में 34 दुकानों, 33 घरों, 12 प्लाट्स और 150 एकड़ ज़र जमीन का मालिक बन चुका था, जबकि कुछ जायदादें ईरान में भी खरीदी गईं। दीगर ज़ाहिर सन 2006 के बाद की जायदादें इससे कहीं ज्यादा बताते हैं। कई आला पुलिस अफसरान का कहना है कि धंधा बढ़ा और पैसे की रेल पेल हुई तो गिरोह के अंदर ही हसद का जज्बा भी उभरा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की खींचातानी भी शुरू हुई। इस लड़ाई में एक जानिब लालू, उसके बेटे अरशद पप्पू, यासिर अरफात वगैरह थे, तो दूसरी जानिब रहमान बलोच, बाबा लाडला, जाहिद, शरीफ कीचू, फैसल पठान वगैरह। सोल्जर बाजार, खारादर, ओल्ड एरिया, जुड़िया बाजार, सनारा मार्केट, टिम्बर मार्केट, सब में सुलहजू और अमन पसंद कारोबारी मेमन बरादरी या ख्वाजा और काठियावाड़ी और दीगर कम्युनिटीज के लोग थे जो अपना कारोबार सुकून से चलाने का तावान भत्ते के तौर पर रहमान के गैंग को अदा करते थे। बीबीसी को दस्तयाब इंतहाई खुफिया रिपोर्ट से मालूम होता है कि किसी जानिब से खुफिया इत्ला मिलने पर 18 जून 2006 को चौधरी असलम की सरबराही में लियारी टास्क फोर्स ने कोयटा के सैटेलाइट टाउन में रहमान के उस खुफिया अड्डे पर अचानक और बिल्कुल गैर मुतवक्को छापा मार दिया। चौधरी असलम के मुताबिक
جیسے ہی انہوں نے رحمان کو حراست میں لیا تو اچانک اس فون پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی، مگر رحمان ڈکیت کا قصہ اب بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ 20 اگست 2006 کو رحمان ایک مرتبہ پھر پولیس حراست سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ رحمان کے فرار پر چودھری اسلم کو بھی جن مراحل سے گزرنا پڑا وہ اس کے خلاف چودھری اسلم کے دل میں غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ اب چودھری اسلم موقع کی تلاش میں تھے کہ حساب برابر کیا جائے، اور اسی دوران چودھری اسلم کو ایک مرتبہ پھر خفیہ ایجنٹ نے وہ اطلاع دی جس کا وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ سیاستدان کے مطابق یہ اطلاع چودھری اسلم کو دی گئی کہ رحمان اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے جائے۔ چودھری اسلم اور ان کی ٹیم اس جگہ پہنچی جسے 0 پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ بالآخر ایک سیاہ ٹویوٹا گاڑی میں رحمان اور اس کے ساتھی آتے دکھائی دیے۔ بہرحال چودھری اسلم تو دیکھ رہے تھے کہ رحمان آ گیا ہے، مگر خود رحمان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اسلم کے گھیرے میں آ گیا ہے۔ جب گاڑی روکی گئی تو رحمان کے ساتھیوں نے مزاحمت بھی نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ فرار کا کوئی خیال رحمان کے ذہن میں آتا، اس کے عقب میں کھڑے پولیس افسر ملک عادل نے اسے اندر دھکا دیا اور خود بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان سب کو نیشنل ہائی وے اسٹیل ٹاؤن لے جایا گیا اور ناردرن بائی پاس سے ہوتے ہوئے یہ قافلہ لنک روڈ پہنچا، اور رحمان وہاں پولیس مقابلے میں تینوں ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ رحمان ڈکیت کی ہلاکت کے بارے میں کراچی پولیس کا سرکاری اعلامیہ 10 اگست سن 2009 کے تمام اخبارات میں شائع ہوا۔ رحمان ڈکیت تو مارا گیا، اور 5 برس بعد جنوری 2014 میں چودھری اسلم خود بھی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے۔ نہ پولیس افسر چودھری اسلم کے قاتل قانون کے کٹہرے میں لائے جا سکے، اور نہ ہی مجرم رحمان ڈکیت کے خاندان کو انصاف مل سکا۔ یہ ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔